फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो क्लास 11th है उसका इकोनॉमिक्स चैप्टर उत्पादन, फलन एवं पूर्ति है। आज हम उत्पादन फलन के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ति के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में उत्पादन फलन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वीडियो ध्यान से देखना आप। उत्पादन फलन की डेफिनेशन देखिए आप कि उत्पादन फलन है क्या। उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलात्मक संबंध का अध्ययन करता है। अब आपको डेफिनेशन सुनकर लगता होगा कि इसने क्या बोल दिया, कि डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगा नहीं, इकोनॉमिक्स की भाषा तो समझ में आती ही नहीं। तो आप ये समझिए कि उत्पादन फलन जो उत्पादन समझिए आप, उत्पादन फलन को छोड़िए पहले। जो भी सामान हम उत्पादन करते हैं तो वो किन चीज़ों से मिलकर करते हैं हम, उसमें मतलब क्या क्या उसके साधन हैं, क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें उत्पादन करने में। तो आपने पढ़ा होगा कि जो उत्पादन करते हैं हमें उसमें सबसे पहले श्रम की ज़रूरत होती है, फिर पूंजी की, फिर भूमि की, फिर तकनीक की, और फिर उद्यम यानी कि साहस की, जिसे हम LKNTE के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए, ये सारे उत्पादन के साधन हैं। और जो हम उत्पादन करते हैं, जो कच्चे माल से हम जो उत्पादन करते हैं, कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, आप कुछ भी लेकर चलिए, तो जो साधन है उत्पादन की और जो हमने उत्पादन किया है, उन दोनों के बीच जो संबंध है वो ही उत्पादन फलन है। इसे आप ऐसे समझिए, और इंग्लिश में भी समझ लीजिए, द फंक्शनल रिलेशनशिप अंडर गिवन टेक्नोलॉजी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, जिसका फॉर्मूला भी है Q=F और L की। L का मतलब यहाँ है लेजेंट यानी कि श्रम, और K का मतलब कैपिटल यानी कि पूंजी। और इसे एग्जाम्पल द्वारा समझिए। मान लीजिए कि F और जो ये L है वो 5 है, और जो एक मिनट, F ब्रैकेट में, अगर जो L है वो 5L है और जो K है वो आप 10K मान लीजिए, तो हमारा जो उत्पादन फलन होगा वो कितना होगा, 50, क्योंकि 10 × 5 हो गया ना, तो हमारा 50 होगा। आप इसे एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। अब जो ये उत्पादन फलन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, अल्पकाल उत्पादन फलन एवं दीर्घकाल उत्पादन फलन। इसके बारे में पढ़िए। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। सबसे पहले हम अल्पकाल देखते हैं, जिसे शॉर्ट रन भी कहते हैं। अल्पकाल से अभिप्राय उस अवधि से होता है जिसमें केवल परिवर्ती साधनों में ही परिवर्तन करके उत्पादन को बदला जा सकता है। अल्पकाल में स्थिर आगतें जैसे प्लांट, मशीनरी, भवन आदि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल क्या होता है, जिसमें परिवर्तनशील साधन। अब आप कहेंगे परिवर्तनशील साधन क्या है, तो ये समझिए कि ऐसे साधन जिनकी मात्रा उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, यानी परिवर्तनशील साधन ये होते हैं जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो अल्पकाल में वे केवल वे ही साधन परिवर्तित होते हैं जो परिवर्तनशील हो, लेकिन दीर्घकाल में बिल्कुल इसके विपरीत है कि उसमें सारे साधन परिवर्तित होते हैं। इसमें प्लांट, मशीनरी, भवन आदि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो स्थायी है, प्लांट, मशीनरी और भवन ये स्थायी है, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। केवल जो माल है हमारा, जो कच्चा माल या लो मटेरियल है, उसको ही परिवर्तित कर सकते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील भी होते हैं। अल्पकाल की समय अवधि में स्थिर साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो स्थिर साधन है मतलब एक स्थिर से आप समझिए जो एक जगह पर टिके हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तो ऐसे साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप सीधा सीधा इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। शॉर्ट रन रिफर्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ए फर्म cannot change its fixed factors of production
ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। अब हम दीर्घकाल देखते हैं। दीर्घकाल, लॉन्ग रन। दीर्घकाल से अभिप्राय उस अवधि से होता है जिसमें सभी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बदला जा सकता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आप ये बात देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि सभी साधन, चाहे वो स्थिर हो या फिर परिवर्तनशील हो, दोनों सब साधनों को हम यहाँ पर बदल सकते हैं। यहाँ चाहे भवन हो, फैक्ट्री हो या फिर लो मटेरियल हो, सबको हम बदल सकते हैं। लेकिन अल्पकाल होता है, उसमें हम केवल परिवर्तनशील साधनों को, लो मटेरियल या माल को ही बदल सकते हैं, ना कि जो स्थिर है उन साधनों को हम नहीं बदल सकते। दीर्घकाल वह लंबी अवधि होती है जिसमें फर्म स्थिति में परिवर्तन के अनुसार अपने सभी आगतों को समायोजित कर सकती है। दीर्घकाल ऐसी लंबी अवधि होती है जिसे लॉन्ग रन कहते हैं, जिसमें फर्म स्थिति में परिवर्तन के अनुसार अपने सभी आगतों को समायोजित कर सकती है। दीर्घकाल में फर्म अपने कारखानों के आकार को परिवर्तित कर सकती है, यानी कि यहाँ पर कारखाने को भी ये परिवर्तित कर सकती है, किसी फैक्ट्री को भी परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अल्पकाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये दोनों ही डिफरेंस आपको समझ लेना है, ये एक एक नंबर में आ सकता है। उत्पादन की नई नई तकनीक भी अपना सकता है और नई मशीनरी को भी खरीद सकता है। लेकिन अल्पकाल में ये नहीं हो सकता। अल्पकाल में उत्पादन की नई तकनीक नहीं अपना सकता और नई मशीनरी को भी नहीं खरीद सकता। वो केवल माल को बदल सकता है, यानी कच्चा माल को मत बदल सकता है, या फिर और भी कई चीज़ें जो भी उत्पादन में काम आती है उनको बदल सकता है। लेबर को बदल सकता है या फिर और, तो ये हम स्थिर लागत और वो स्थिर फलन और उसमें परिवर्तित फलन में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। लॉन्ग रन रिफर्स टू ए टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ए फर्म कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसे भी इंग्लिश में समझ लीजिए या हिंदी में, आपको जिसमें अच्छा लगे। अब देखिए स्थिर साधन, फिक्स्ड फैक्टर, जो कि स्थिर रहते हैं। तो स्थिर कौन कौन से साधन है? लैंड यानी कि भूमि, वो स्थिर है, वो अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगी। मशीन, वो भी स्थिर है। फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती है वो भी स्थिर होती है। स्थिर साधन से अभिप्राय उन साधनों से होता है जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे साधन जो स्थिर है उन साधनों को अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ दीर्घकाल में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लांट, मशीनरी, भवन, भूमि आदि, इन सब साधनों को अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए परिवर्तिक कारक, इसमें वो वे साधन आते हैं जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, जो परिवर्तनशील है, जो अल्पकाल में परिवर्तनशील हो सकते हैं। लेकिन परिवर्त परिवर्ती साधन वे होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कच्चा माल, आकस्मिक श्रमिक, लेबर और बिजली, ईंधन आदि। ये सब जो छोटे मोटे काम हैं इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब परिवर्तनशील कारक है जो कि समय के साथ इनमें परिवर्तन आ सकता है। इन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो परिवर्तनशील साधन का मतलब यही है कि ऐसे साधन जिनको परिवर्तित किया जा सकता है कभी भी, जैसे लेबर और कच्चा माल। जो भी हम कच्चा लो मटेरियल होता है हमारा, उसको भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम एक उत्पादन जब करते हैं तो क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें, तो हम माल को भी बदल सकते हैं। इसे इंग्लिश में समझ लीजिए। वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, एग्जाम्पल लेबर, रॉ मटेरियल, इट्स। ये सब परिवर्ती कारक है। और स्थिर कारक हमने देखे जिन्हें कि दीर्घकाल में बदला जा सकता है, और ये जो परिवर्ती कारक है इन्हें अल्पकाल में भी बदला जा सकता है। तो ये दोनों आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद के बारे में बात करते हैं। कुल उत्पाद क्या होता है? यानी कि किया गया पूरा का पूरा प्रोडक्शन, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है वो कुल उत्पाद होता है। इसे डेफिनेशन द्वारा समझिए। कुल उत्पादन से अभिप्राय एक दी हुई समय अवधि में दी हुई आगतों
के प्रयोग द्वारा एक फर्म द्वारा उत्पादित कुल वस्तु की मात्रा से होता है। यानी कि जो भी हमारे पास लो मटेरियल है उससे हमने सारा उत्पादन कर दिया तो वो कुल उत्पाद होगा। इसे आप समझते हैं, इसे टीपी इक्वल्स टू एपी द्वारा डिनोट किया जा सकता है, जिसमें एल इज यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, 10 श्रमिक 60 किलोग्राम चावल का उत्पादन करते हैं तो कुल उत्पाद हमारा कितना हुआ 60 किलोग्राम, क्योंकि वो उन्होंने 60 किलोग्राम चावल का ही उत्पादन किया है। अगर इसका उत्पादन वो औसत निकालना चाहिए तो 60/10 कर दीजिए आप, 6 औसत आ जाएगा, 6 औसत आ जाएगा इसका। तो ये औसत उत्पाद होता है। हम औसत उत्पाद भी देख लेते हैं। औसत उत्पाद क्या होता है? औसत उत्पाद परिवर्ती कारक का प्रति इकाई उत्पादन है। यानी कि जितना हमने उत्पादन किया है, जितना माल हमने कुल उत्पाद किया है और जितना हमें उसमें लेबर लगे हों या फिर कुछ टाइम समय लगा हो, तो उससे डिवाइड करने पर हमें उसका एक इकाई उत्पादन मिल जाता है, एक इकाई मिल जाती है हमें। तो इसका फॉर्मूला है AP इक्वल्स टू TP अपॉन में L। यहाँ पर L वो परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ है जो भी हमने उत्पादन की है। यदि कुल उत्पाद TP इक्वल्स टू 40, जब L श्रम की 5 इकाइयाँ प्रयोग में की जाती हैं तो AP इक्वल्स टू TP अपॉन में L और 40/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इकाई आ जाएगी इसका आंसर। तो ये हमारा AP हुआ, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट हुआ। अब MP देख लेते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। अब देखते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसे MP इक्वल्स टू TP अपॉन में L द्वारा भी दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना, MP इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। सीमांत उत्पाद से अभिप्राय परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन में लगाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि है। यानी कि आप सीधे सीधे ऐसे समझिए, हमने जो कुल जितना भी माल हमने उत्पादन किया है वो हमारा कुल उत्पादन है। अगर हम उसमें मान लीजिए हमने 100 वो मतलब एक क्विंटल हमने चीनी पैदा की, तो उसमें अगर हम 10 किलो ऐड करना चाहें तो एक क्विंटल 10 यानी 110 किलो, 110 किलो हो जाएगा कुल। तो हमने लास्ट की कितनी इकाई ऐड की, उसमें 10 इकाई ऐड की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा MP, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि अंतिम इकाई जो हमने कुल उत्पाद में ऐड की, वो अंतिम इकाई जो हमने कुल उत्पाद में जो भी हमने उत्पाद किया है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, उसमें वो इकाई ऐड कर दें तो जो अंतिम इकाई होगी हमारे 10, ये ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर? आप इसे फॉर्मूले द्वारा भी समझ सकते हो, कोई फॉर्मूला ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 50 अगर जो 50 जोड़ी अगर कपड़े बनाए हमने, तो उसमें से अगर हम 2 जोड़ी अगर ऐड करना चाहें तो हमारी अंतिम इकाई क्या है 2, तो यही हमारी MP होगी। आप इस सीधे सीधे समझ लीजिए, कोई भी लास्ट में जो भी हम ऐड करते हैं उसके अंदर अगर और बढ़ाना चाहें उस माल को, तो वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें हमने उत्पादन फलन के सभी कारकों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।